तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्बोनाइल ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी, सारे ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी, बेसिक फ्रीक्वेंसीज कहाँ पे शो करते हैं। और लास्ट जो हमने एंड किया था वो किया था कि अल्फ़ा, और उसके साथ हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स में कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। और कीटोन्स का हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्फ़ा डाइकीटोन्स और बीटा डाइकीटोन्स है, उनमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि बीटा डाइकीटोन्स है वो 2 बैंड्स देते हैं, अल्फ़ा डाइकीटोन्स है वो सिंगल बैंड देते हैं। तो लास्ट में जो हम कर रहे थे बीटा डाइकीटोन्स, उसके अंदर जो एक अपना इनोल और जो कीटोइनोल फॉर्म के टोटोमराइजेशन जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे कि अल्फा बीटा डाइकीटोन के अंदर जैसे ये है अपना, ये है, और फिर जो इसके बाद जो हम लिखते हैं इसकी अगर हम इनोल फॉर्म अगर बनाएं तो ये कीटो फॉर्म है, तो जो कि 2 बैंड देता है 1723 सेंटीमीटर इनवर्स और 1706 सेंटीमीटर इनवर्स पर। और जब इसकी हम कीटो फॉर्म बनाते हैं तो ये कीटो फॉर्म है वो एक डबल बॉन्डेड आ जाता है यहाँ पे पहली बात। तो ये OH बनेगा, तो इसके साथ यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ऑब्वियस है, सॉरी यहाँ पे H रहेगा। तो ये कीटो फॉर्म रहती है और ये इनोल फॉर्म रहती है, कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। तो यहाँ पे ये जो इसकी जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, तो ये कीटो फॉर्म और ये इनोल फॉर्म है। तो इनोल फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 चीज हो गई, ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 1723 से 6 पे आती है। और यहाँ पे अपने पास 2 चीजें मिलेंगी, CO ग्रुप है और इसके साथ OH ग्रुप की भी एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1622 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आएगी। वैसे नॉर्मली एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जैसा लगता है, पर कार्बोक्सिलिक के अंदर जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां पे जो CO की जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 1710 1720 30 के आसपास रहेगी। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन के अंदर डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के कारण ऑब्वियस है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। तो ये 1622। तो यहाँ से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कई बार ध्यान में नहीं रखते और जरूरी हो जाता है कि कीटो फॉर्म है डाइकीटोन्स की और इसकी इनोल फॉर्म के बीच जो डिफरेंशिएशन है वो हमें किस टाइप से करना है। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है डाइकीटोन्स के बारे में। तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को पूरा डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो इनकी बेसिक फ्रीक्वेंसी जो ग्रुप्स की बताई थी उस टाइम भी देखा था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर जो मेन जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 2 फ्रीक्वेंसी रहेगी, एक कार्बोनाइल की और दूसरा OH की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी C डबल बॉन्ड O की। यहाँ पे ये OH है, इसका -I इफेक्ट अगर लगता है तो बेसिक से इसकी इंक्रीज होके आनी चाहिए, जो कि लगभग अगर आप मानो तो 1730 सेंटीमीटर के आसपास अगर मैं इसे लिखूं तो ठीक है। तो 1730 सेंटीमीटर से ज्यादा आनी चाहिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है। हाँ ऐसा, बट जैसा हम देखते हैं वो 1710 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास रहेगी। ये डिफरेंस कहां से आएगा? ओके, तो यहाँ पे हम जो ये इसका ये डिफरेंस है वो रहता है 1730 से ग्रेटर देन रहेगी ये वाली फ्रीक्वेंसी अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो। बट इस कार्बोक्सिलिक एसिड CO ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहां पे मैं 2 केसेस की बात करूंगा, इफ सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड एंड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट।
सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो या फिर सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट हो। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ये जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा होंगे और डाइल्यूट फॉर्म में काफी कम होंगे, मतलब वेरी डाइल्यूशन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन है, कंसंट्रेशन है नहीं। तो उस केस में क्या होगा, ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे फंक्शन को। मैं बात करता हूँ सबसे पहले कंसंट्रेटेड की। तो कंसंट्रेटेड में क्या होगा, यदि हमारे पास ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप अगर अपने पास आता है, ये OH ग्रुप हो गया, तो यहां से क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन है, कंसंट्रेटेड में मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल काफी एक दूसरे के नजदीक होंगे, मतलब थोड़े से रीजन के अंदर, स्मॉल वॉल्यूम के अंदर काफी लार्ज अमाउंट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ऑब्वियस सा है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो ये CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा कम हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो 1730 से ज्यादा आनी चाहिए जो फ्रीक्वेंसी है, वो लगभग अपनी आएगी 1710 से लेकर 1730 सेंटीमीटर के रीजन के अंदर। डिपेंड करता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो काफी ज्यादा डाइल्यूशन है, मतलब मॉलिक्यूल्स है वो काफी कम है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल है वो काफी कम हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स कम होने के कारण उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कमजोर नहीं होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण जो ये फ्रीक्वेंसी में जो डिक्रीज आ रहा था वो डिक्रीज नहीं आएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वहां पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस रीजन के अंदर हम लेके चलेंगे। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि दो सॉल्यूशन दे रखे हैं हमें, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट है, और दोनों में यदि कार्बोक्सिलिक एसिड CO ग्रुप की यदि फ्रीक्वेंसी हमें चेक करनी है तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ओके, सो एक हो गया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करेंगे हम लोग, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो कंसंट्रेटेड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डिक्रीज होगी, और डाइल्यूशन में डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इस रीजन के अंदर आएगी। तो ये CO, और दूसरा यहाँ पे रहता है OH। OH है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑब्वियस सी बात है। तो OH की जो एक मात्र जो सबसे गो टू वे जो रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान करने का, वो ये रहता है, इसकी जो OH की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ना, वो एक ब्रॉड पीक आता है 2400 से लेके 3600 सेंटीमीटर, जो सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी है उनको इन्वॉल्व कर लेता है, जो मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोजन की आएगी, CH की आएगी, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन की आएगी, हाइड्रोजन की डबल बॉन्ड sp2 sp3 हाइब्रिडेज वाले जितने भी हाइड्रोजन की पीक आएगी CH की, वो सारे के सारे कवर अप कर लेगा। तो OH का पहचान करने के लिए तरीका सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि वहां पे OH स्ट्रेचिंग कोई ऐसा पीक अगर मिल रहा है 3600 से लेके 2400 के रीजन के अंदर, अगर ब्रॉड पीक अगर मिल रही है तो वो जो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कंफर्म होता है। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये दो क्वेश्चन रहेंगे कि डाइल्यूट के अंदर कितना होता है और कंसंट्रेटेड के अंदर क्या पीक रहती है, और दूसरा इसके बाद जो हमने डिस्कस किया है ये OH की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर ब्रॉड पीक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। और अभी हम देखते हैं एस्टर की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन वाला जो फैक्टर है, इसलिए यहाँ से इस टॉपिक के ऊपर एस्टर ग्रुप के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो जो कॉन्जुगेशन आएगा
एक तरफ कॉन्जुगेशन के कारण फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और एक तरफ कॉन्जुगेशन के कारण फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यदि कॉन्जुगेशन में तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, और जो ये फ्री ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन उसके साथ अगर कॉन्जुगेशन में है तो किस टाइप से आएगी। ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है तो सेम वही कौन सा इफेक्ट अगर हम लगाएं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट यदि हम लगाते हैं यहाँ पे तो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है एस्टर की इंक्रीज होगी, एस्टर में सीओ ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी और जो फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी इस रीजन के अंदर, या फिर ये मानो कि 1740 सेंटीमीटर के आसपास है जो फ्रीक्वेंसी देगा वो देगा एस्टर ग्रुप। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो मैं 1740 नहीं लिखा, मैं यहाँ पे 1700 ये रीजन लिखा मैं 1740, हाँ ये लिखो 1740 1750 के आसपास इस रीजन के पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अभी तो नहीं आ रही। ओके, तो ये हो गया यहाँ एस्टर ग्रुप की जो इसमें सीओ की रहेगी। अब बात करते हैं इसमें हम कॉन्जुगेशन की। नॉर्मल जो इसकी एब्जॉर्प्शन पीक है वो रहती है 1750 के आसपास, और जहां पे अब हम बात करते हैं इसके अंदर कॉन्जुगेशन की। ठीक है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे दो तरीके से आएगा, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो, यदि ये कॉन्जुगेशन में है इस तरीके से, एक कॉन्जुगेशन ये होगी, ये जो सीओ ग्रुप है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन। दूसरा यदि कॉन्जुगेशन दूसरी साइड है, ठीक है, इस तरीके से यदि ऑक्सीजन इस तरीके से, यदि ये डबल बॉन्डेड है वो दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो यदि यहाँ से यदि हम देखेंगे तो ये कॉन्जुगेशन में अपना इस तरीके से आएगा, ये इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देगा। इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या चीज हो रही है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है सी डबल बॉन्डेड ओ वो सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, कि वो कौन सा बन रहा है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन बन रहा है। तो जिस कारण से सीओ जो फ्रीक्वेंसी है वो बॉन्ड वीक होगा, तो बॉन्ड वीक होने के से इसकी फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज कितनी होगी 50 to 25 सेंटीमीटर इनवर्स, इतना डिक्रीज होगी। तो इस केस में जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रह जाएगी डिक्रीज होके 1730 के आसपास। और वैसे इतना मानते हैं, जो इस केस में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 1740 से कम आएगी, लेस देन, या फिर इसका अगर रीजन लिख देता हूँ तो 1740 से लेकर 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ पे इसके कारण डिक्रीज होगा। और दूसरा केस अगर हम देखें तो दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ से ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ये इस साइड अगर आ जाता है, यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो इस टाइप का बनेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जो माइनस आई इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा, और माइनस आई इफेक्ट जब इंक्रीज होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो माइनस आई इफेक्ट है तो इस बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर होगी, और जब बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी तो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण जो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे जो इसकी पीक आएगी वो पीक चली जाएगी लगभग 1760 से ज्यादा। तो इसका रीजन अगर मैं लिख दूं तो 1765 से 1760
60 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये चीज हमें इसमें देखनी है। कॉन्जुगेशन है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि हमें सिलेक्ट करना, हमें पहचान होगी कि एक एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप के साथ एक डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड किस साइड में रहेगा, ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा या फिर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये दोनों केस है वो मैंने डिस्कस किए हैं। यदि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में कार्बोनाइल ग्रुप, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो रेजोनेंस के कारण कार्बोनाइल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और यहाँ पे यदि इस टाइप से सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ से जो इंडक्टिव इफेक्ट है OR ग्रुप का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। तो एग्जांपल भी इसके अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा ये वाला जो पॉइंट जो भी मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूं, जैसे ये लिख दिया आपने CH3, ये बेंजीन रिंग लगा दी मैंने यहाँ पे। तो ये बेंजीन रिंग है वो दो तरीके से लग सकती है, इस तरीके से और इस तरीके से, और दोनों का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस कैसे रहेगा, ठीक है, कि ये O ग्रुप का वो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इधर। तो इस केस में ये ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, तो यहाँ से इसका जो प्लस I इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा। सॉरी, बीच में पावर चला गया था, लाइट चली गई थी, तो वीडियो को भी दोबारा बना रहा हूँ थोड़ा बीच में। तो अभी देखो क्या करते हैं, अभी मैं डिस्कस कर रहा था इसकी कि फिनाइल रिंग किस साइड लगती है, तो इस साइड लगेगी या फिर इस साइड लगेगी। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो हमें देखना है। तो यहाँ से यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहाँ से ये ऑक्सीजन है, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होकर आएगी। ठीक है, और तो इसकी इंक्रीज होगी, और यहाँ पे ये रिंग है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो कार्बोनाइल ग्रुप का जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी लगभग 1730 सेंटीमीटर के आसपास मान लो, या ये आ जाएगी आपकी 1760 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिनाइल एस्टर ग्रुप को पहचान कर ली, और फिर उसके बाद जो ग्रुप है वो किस साइड लग रहा है बेंजीन रिंग, तो वो देखनी है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आप शायद ट्राई करना। ऑर्डर बताना है फ्रीक्वेंसीज का, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताना है। यहाँ पे CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप में सबसे ज्यादा है। तो साथ में रिंग साइज इफेक्ट को डाल देते हैं। तो रिंग साइज इफेक्ट अगर डालते हैं तो ये 4 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग और ये 4 मेंबर्ड रिंग। तो आपको इसमें से डिफरेंट ऑर्डर बताना, इसमें क्या है क्या नहीं है, काफी इजी है। ये तीन, तो इन दोनों को आपको रिंग साइज इफेक्ट लगाना है, क्या लगेगा। ओके, तो अब इसके बाद हम देखते हैं। तो ये अपना हो गया एस्टर ग्रुप का। तो एस्टर ग्रुप के बाद जो अपना आता है वो आता है एमाइड ग्रुप। तो एमाइड का डिस्कशन करते हैं। तो एमाइड के अंदर CONH2 ये एमाइड ग्रुप है। एमाइड ग्रुप में यहाँ पे ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी, ऑब्वियस है, हाँ डिक्रीज होगी। तो इसकी डिक्रीज होगी लगभग 1670 या 1690 के आसपास आ जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, एमाइड के अंदर एक और क्या आ जाएगी, NH फ्रीक्वेंसी, NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। जो NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ रहेगी, लगभग 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास रहती है, OH की 3600 के आसपास। यहाँ पे दो चीज रहेगी, प्राइमरी एमाइड
और सेकेंडरी एमाइड। प्राइमरी एमाइड में 1 डिग्री एमाइड है, वो क्या रहेगा, ये प्राइमरी एमाइड है। तो यहाँ पे NH2 NH फ्रीक्वेंसी है, तो ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक 2 बैंड देता है। एक बैंड है वो 3200 के आसपास, और जो दूसरा बैंड है वो देगा 3400 के आसपास। कौन से, NH की सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक 2 बैंड आ गए यहाँ पे। एक तरफ मान लो ये अंदर की तरफ हो गया, ये बाहर की तरफ हो गया। ये वाला एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक की ज्यादा होती है 3400, ये डिक्रीज होगी 3200 के आसपास। और सेकेंडरी एमाइड में खाली सिर्फ एक रहता है, एक NH रहेगा। तो एक NH रहेगा तो NH की 2 फ्रीक्वेंसीज नहीं आएगी, तो ये खाली 1 बैंड देगा नियर अबाउट। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे प्राइमरी। तो यहीं पे ये भी प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन का भी डिफरेंस यही है। और टर्सरी होगा तो NH की पीक नहीं आएगी, ऑब्वियस है, ठीक है। टर्सरी एमाइड जो होगा तो वहां पे OH NH की पीक नहीं आएगी, खाली ही मिलेगा। तो फिर CN स्ट्रेचिंग के हिसाब से देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। ओके, तो ये हो गया। और एमाइड के बाद जो अपना ग्रुप आएगा, जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप रहता है वो रहता है एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। एसिड एनहाइड्राइड है, ये लगभग जो बीटा डाइकीटोन होता है लगभग उसी की तरह रहेगा, ठीक है, लगभग उसी की तरह। यहाँ पे CO के 2 है, पहले ये देख लेते हैं। ये R ग्रुप अगर मान के चले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, -I इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा तो CO की जो फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे 2 कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे CO की 2 फ्रीक्वेंसीज आएगी, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। 2 बैंड देता है, एक 1760 और दूसरा 1810 सेंटीमीटर के पास। तो सिमेट्रिक वाला ये रहेगा और ये एसिमेट्रिक बैंड, तो ये रहेगा सिमेट्रिक बैंड और ये वाला एसिमेट्रिक बैंड होगा, ये वाला। ओके, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ वो वाली बात है नहीं। और फिर एक और जो आता है अपना लास्ट, वो एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए फॉर्मूला है, उसके अंदर क्लोरीन होना चाहिए। पहले तो वो देखते हैं, क्लोरीन होगा तो ये हम एसिड क्लोराइड की बात करेंगे। तो ये Cl हो गया, तो Cl का -I इफेक्ट लगता है, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होके आएगी। तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है तो ये 1800 सेंटीमीटर के आसपास कोई पीक देगा। पहले फॉर्मूले में देखना है क्लोरीन है कि नहीं है, क्लोरीन है तो हम एसिड क्लोराइड के बारे में सोचेंगे, वरना नहीं, ठीक है। तो ये सब अपना कार्बोनाइल ग्रुप से रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज है, वो सब हो गया। और फिर हम इसके बाद देखते हैं जो यहाँ पे मेन पॉइंट्स रहे वो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, वो भी डिवाइड कर देता हूँ 3-4 मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला है एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। एल्डिहाइड के अंदर CH के 2 बैंड मिलते हैं, 2750 और 2850 के आसपास। ये CH में ओवरलैप करके आता है, CH के रीजन में, तो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम 2750। सेकंड पॉइंट रहा है वो कौन सा रहा है, बीटा डाइकीटोन्स के बाद सीधा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वो इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे COH है, तो यहाँ पे एक OH की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो एक ब्रॉड पीक आती है 2400 और 3600 के बीच, और दूसरा जो इसमें कार्बोनाइल की रहती है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने के कारण क्या रहता है, ये लगभग रहता है, हाँ, 1710 सेंटीमीटर के आसपास। तो इसमें डाइल्यूट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी वीक होती नहीं या वीक होती है, तो ये 1730 से ज्यादा रहेगी, इसकी CO फ्रीक्वेंसी 1730 से ज्यादा रहेगी, ग्रेटर है, ठीक है,
1730 से 1760 के बीच में। फिर इसके बाद जो मेन पॉइंट आया था वो अपना आया था एस्टर के अंदर। एस्टर के अंदर दो पॉइंट आए थे, कार्बोनाइल ग्रुप है, वो डबल बॉन्ड है वो किस साइड लगा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ लगा है या कार्बोनाइल ग्रुप के साइड लगा है। जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी वो 1760 से डिक्रीज होकर लगभग 1730 से 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के पास आएगी। और यदि ऑक्सीजन के साथ लगा है तो यही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर आ जाएगी 1765 सेंटीमीटर के आसपास। और जो फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है वो प्राइम 1 डिग्री एमाइड और 2 डिग्री एमाइड है वो। तो 1 डिग्री एमाइड है वो 2 बैंड देता है, NH के 2 बैंड देगा। सेकेंडरी एमाइड है वो 1 देगा। और लास्ट है वो एसिड एनहाइड्राइड है। तो एसिड एनहाइड्राइड में 2 पीक्स मिलेगी CO की 1760 और 1810 सेंटीमीटर के आसपास। ये मेन डिफरेंस है। अभी नेक्स्ट हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे छोटा सा, तो सिंपल जो छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप है जैसे NO2 ग्रुप हो गया, एमाइन का हो गया, CH2 हो गया, इनके बारे में एक शॉर्ट वीडियो लेके फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे इसकी।